मैं चेतन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यह सीरीज 10th क्लास की बायोलॉजी एनसीईआरटी बेस्ड है, जिसमें हम पहला अध्याय जैव प्रक्रम। यह सीरीज रेलवे, एसएससी आदि एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम विषाणु। तो विषाणु क्या होता है? विषाणु सभी जीवों व निर्जीवों के एक बीच की इकाई होती है। सजीव जिनमें जान होती है, निर्जीव जिनमें जान नहीं होती। चूँकि विषाणु ना तो सजीव है ना ही निर्जीव है, लेकिन यह एक निर्जीव के रूप में कार्य करता है। लेकिन जैसे ही बॉडी सजीव में पहुंचता है, सजीव की बॉडी में पहुंचता है, तो यह सजीव के रूप में कार्य करने लगता है। आगे, ऊतकों में कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक होते हैं। तो ऊतकों में कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं में छोटे घटक होते हैं। ये तीनों का रिलेशन आपको याद रखना है। अब बात करते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में सबसे पहले वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अब अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए, यानी कि क्षति यानी कि जो भी डिस्ट्रॉय पोर्शन होता है, और टूट फूट को रोकने के लिए अनुरक्षण का कार्य कहलाता है। पोषण, ऊर्जा के स्रोत को भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। अब ऊर्जा के रूप में आप कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग कर सकते हैं। पृथ्वी पर जीवन कार्बन अणुओं पर निर्भर करता है, यानी कि जो भी यौगिक होगा, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो सेलुलोज हो एक प्रकार से, तो ये सभी उसमें कार्बन विद्यमान होते हैं। श्वसन, शरीर के बाहर से O2 ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत यानी कि पदार्थ के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं? O2 को ग्रहण करते हैं। O2 ग्रहण करने के बाद वो कोशिकाओं में जाती है। कोशिकाओं में जाने के बाद कोशिकाएं आवश्यकता के अनुसार उसको प्रयोग कर लेती हैं। अब जो भी खाद्य पदार्थ हम खा रहे होते हैं, वह इसके कांटेक्ट में आकर के विघटन हो जाता है, टूट जाता है, तो वो श्वसन क्रिया कहलाती है। अब श्वसन क्रिया के फलस्वरूप O2 हम ग्रहण करते हैं, लेकिन CO2 रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। अब श्वसन को आगे अध्याय में पढ़ेंगे हम कम्प्लीटली। अब आता है दहन तंत्र। भोजन एवं O2 को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इस तंत्र की आवश्यकता होती है, भोजन एवं O2 को। इसको भी आगे पढ़ेंगे। उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन क्रिया कहलाती है। यानी अपशिष्ट यानी कि जो बेकार डिस्ट्रॉय पदार्थ होते हैं, जिन्हें शरीर बाहर निकाल देता है, जैसे यूरिन। अब यूरिन मुख्यतः जो यूरिया के फॉर्म में रिलीज होता है, यूरिन वो यकृत में बनता है। CO2 जो कि नाक या मुंह के थ्रू बाहर निकलती है। अब बात करते हैं स्वपोषण। स्वपोषण में क्या होता है? इसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषण मुख्यतः इनमें अगर स्वयं बनाने की बात होती है, तो मुख्यतः जो हरे पादप होते हैं उनकी बात की जाती है। जैसे हरे पादप क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प की मात्रा को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और पादपों में क्लोरोफिल तो होता ही होता है, तो वह ग्लूकोज में बदल जाता है और साथ में ऑक्सीजन निकलती है और H2O निकलता है। ग्लूकोज जो होता है ग्लूकोज मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है जो पौधों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये तुरंत प्रयुक्त नहीं होते, किंतु मंड के रूप में प्रयोग कर लिए जाते हैं। मंड यानी कि पत्तियों में ये मंड के रूप में जमा हो जाता है, जिससे वह भोजन प्राप्त करती रहती हैं। अच्छा, सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन और H2O। ऑक्सीजन को जीव श्वसन क्रिया के काम में लेते हैं। आगे, हमारे द्वारा खाए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ग्लाइकोजन के रूप में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोजन। नेक्स्ट, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। क्लोरोफिल द्वारा क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। कुछ स्टेप्स हैं इससे संबंधित, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित। क्लोरोफिल क्या करता है? जो सूर्य से आने वाली एनर्जी होती है उसको अवशोषित कर लेता है। आगे, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट, H2O ब्रेक इंटू H2 प्लस O2, यानी कि जो जल होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, अपघटन हो जाता है इसका, और CO2 कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाती है। तो इस प्रकार से जो CO2 होती है वो तो ग्लूकोज में चेंज हो जाती है, जबकि जो H2 जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। नेक्स्ट, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें, अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है।
जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो हरे रंग के बिंदु होते हैं पत्ती में, और इनमें ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जो कि हम पीछे बता के आए हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं रंध्रों की। स्टोमेटा बोलते हैं इसे हम। पत्ती की सतह पर ये सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पत्ती होती है उसकी सतह पर। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ये जो भी प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, फोटोसिंथेसिस होता है, उसके लिए गैसों का आदान प्रदान करता है। अब मुख्यतः गैसें दो ही होती हैं, ऑक्सीजन और CO2। पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है इसमें। रंध्र में पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। रंध्र बंद होती है तो CO2 नहीं होगी उसमें। अगर रंध्र बंद हुए तो उनमें CO2 नहीं होगी। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करता है। रंध्रों में द्वार कोशिकाएं भी होती हैं, जैसे कि आप चित्र को देख सकते हैं। ये द्वार कोशिकाएं हैं और ये रंध्र हैं और ये हरित लवक है, जो कि एक छोटे बिंदु होते हैं डॉटेड फॉर्म में हरे रंग के। द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं। जैसे ही द्वार कोशिका में जो वाटर है वो अंदर की तरफ जाएगा तो ये फूल जाएंगी। अब फूल जाएंगी तो रंध्र क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगी। रंध्र क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगी। अच्छा, सिकुड़ने पर क्या होता है, सिकुड़ने पर जल बाहर चला जाता है और रंध्र बंद हो जाते हैं। रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अब गैसों का जो आदान प्रदान होता है उनमें अन्य रूप में तने, जड़ व पत्तियों से भी होता है। तो गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ें व पत्तियों से भी हो जाता है। आगे, स्थलीय पौधे, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की आपूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। तो ये स्थलीय पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः क्या करते हैं, किससे, जड़ों द्वारा करते हैं। मिट्टी में जो जड़ें होती हैं उनसे जल को अवशोषित कर लेते हैं। अब ये अन्य पदार्थों के रूप में जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये मिट्टी से ग्रहण करते हैं अगर इन्हें प्रकाश संश्लेषण करना होगा तो। अब नाइट्रोजन का जो उपयोग होता है मुख्यतः वो नाइट्रेट को चेंज करके नाइट्राइट में बदल जाता है। नाइट्रेट को चेंज करके नाइट्राइट के रूप में इसको प्रयोग कर लिया जाता है। नेक्स्ट, अब विषम पोषण की बात करते हैं। फफूंदी, ईस्ट और मशरूम, ये सभी कवक होते हैं जो कि विषम पोषण होते हैं। विषम पोषी जीव वो होती हैं जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि वह स्वपोषी जीवों पर निर्भर रहते हैं। अलग से अमरवेल, किलनी, जूं, लीच एवं फीताकृमि जो होते हैं वो बिना मारे पोषण ग्रहण करते हैं। किसी भी जीव को ये बिना मारे उससे पोषण ग्रहण कर लेते हैं। जैसे अमरवेल को किसी पेड़ पर डाल दिया जाए तो उस पेड़ को सुखा देती है पूरी तरह। कैस कटाक बोलते हैं इसे हम, अमरवेल। परजीवी एक तरह से। अच्छा, एक कोश के जीव भोजन संपूर्ण सतह से ग्रहण करते हैं। एक कोश के जीव जो होते हैं वो भोजन को संपूर्ण सतह से ग्रहण कर सकते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। जटिल जीव जो होते हैं वो विशेष अंग से भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे मनुष्य किससे ग्रहण करता है, मुख से। तो इस प्रकार ये मुख द्वारा हो जाएगा। इसी बात को अब आगे अब हम बात करते हैं मनुष्य में जो पोषण होता है। मनुष्य में जो पोषण होता है वह मुख से प्रारंभ होता है और छोटी आंत से बड़ी आंत तक पहुंच करके एनस मल द्वार द्वारा बाहर कर दिया जाता है। इसे हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आती है तो उसे शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।